देता हूँ। अब डिप्लॉयमेंट से मुराद है कि अब आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बना लिया, उसको क्लाइंट के सिस्टम पे इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, ठीक है, उसको एक्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, और क्लाइंट को क्या चीज़ देनी है। आपने क्लाइंट को डेफिनेटली आपने कोड नहीं देना होता, कोड आपके पास होता है, आप उसको जस्ट एक्जी देते हो और वो एक्जी रन करता है। अब हमारे पास दो तरह की एप्लीकेशन हो सकती हैं, जिनमें एक तो डेटाबेस यूज नहीं हो रहा ना, जिनमें डेटाबेस यूज नहीं हो रहा, और दूसरी जिनमें डेटाबेस यूज होगा। अगर ऐसी एप्लीकेशन जिनमें डेटाबेस यूज नहीं हो रहा, वो तो सिंपल है, उसमें फिर हमें डेटाबेस की टेंशन लेनी है, हम जस्ट एक्जी बनाएंगे, वो एक्जी किसी भी सिस्टम पे हम रन करेंगे तो वो डेटाबेस वो हो जाएगी। और दूसरा ये कि जब आपके पास डेटाबेस होगा तो आपको फिर डेटाबेस की चीज़ें भी रिक्वायरमेंट होगी कि आपने उससे पहले डेटाबेस इंस्टॉल करना होगा, उसमें अपना डेटाबेस इंपोर्ट करना होगा और फिर इसको लिंक करना होगा एक्जी को उसके साथ। एक्चुअली हमारे पास एप्लीकेशन ऐसी कि जिसके साथ डेटाबेस भी लिंक है, उसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अब जब एक्जी बनाते हैं तो एक्जी को आप दो तरीके से बना सकते हैं। जब आप डेटाबेस के साथ एप्लीकेशन हो आपकी, कि डेटाबेस एक्जी के अंदर हो, एक तो तरीका ये, आप जब किसी को एक्जी दें वो खुद ऑटोमेटिकली डेटाबेस डाउनलोड करे इंटरनेट से, उसके प्री रिक्विजिट में हमने डाला होगा कि डेटाबेस डाउनलोड करना है, क्रिस्टल रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, तो वो खुद ऑटोमेटिकली डेटाबेस भी डाउनलोड करे, क्रिस्टल रिपोर्ट भी डाउनलोड करे, ठीक है। जब डाउनलोड हो उसमें ऑटोमेटिकली डेटाबेस इंपोर्ट करे, खुद ऑटोमेटिक लिंक हो जाए। एक तो तरीका ये, वो आप तब करते हैं जब आपकी एप्लीकेशन फुल एंड फाइनल हो, आपको पता हो अब मजीद डेटाबेस में चेंजेस नहीं आएंगी, आपने कहा कि एक पैकेज पूरा बना लिया एक ही एक्जी में, और उसको आपने क्लाइंट के साथ शेयर कर दी। क्लाइंट क्या करेगा, उसको क्लिक करेगा, इंस्टॉल करेगा, अब उसका फ्रेश उसके पास विंडो होगी, खुद ऑटोमेटिक डॉट नेट के फ्रेमवर्क डाउनलोड होंगे, खुद ऑटोमेटिक डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड होगा, क्रिस्टल खुद ऑटोमेटिक डाउनलोड होगी। फिर टाइम डेफिनेट टाइम लगेगा उसके ऊपर, और उतने टाइम डाउनलोड होती रहेगी, इंस्टॉलेशन होती रहेगी, उसके बाद वो एक्जी स्टार्ट होगी। लेकिन आज जो हम मेथड देखेंगे, हम ये वाला नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन अभी डेवलपमेंट फेज में। किस फेज में? डेवलपिंग फेज में। लेकिन हमने फिर भी एक्जी बना के क्लाइंट को चेक करवाना है कि तुम भाई ये जो हमने जितना काम किया ये चेक करो, और साथ साथ हमें डेटाबेस उसके सिस्टम में क्या करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। क्या करना होगा? इंस्टॉल करना। और मोस्टली एप्लीकेशन ऐसी होती हैं कि आप उनके सिस्टम पे डेटाबेस इंस्टॉल करते हो, और आप ये चाह रहे होते हो कि अगर कोई क्लाइंट मुझे चेंजेस करता है तो मैं उसी की डेटाबेस में फ़ौरन चेंज कर लूँ और उसको फ़ौरन वहीं पे डिस्प्ले भी हो जाए। तो पहला तरीका ये है कि हमारे पास एक्जी बनाने के दो तरह के तरीके हैं। एक तो विजुअल स्टूडियो के अपने अंदर है जो 2022 में हमारे पास आया हुआ है, और दूसरा एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर भी है हमारे पास, जैसे इनोसेटा कंपाइलर मैंने आपको साथ शेयर भी किया हुआ, हम लास्ट टाइम फर्स्ट लैब में हमने बनाया भी था, सही है। तो लेकिन हम उस इनोसेटा कंपाइलर पे नहीं जाएंगे, हम विजुअल स्टूडियो के अपना जो इसका पब्लिश का जो इसका मॉड्यूल्स है उसको हम यूज करेंगे, सही है। और उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना होगा, जस्ट दो तीन ऑप्शन है वो क्लिक करने होंगे और हमारी सिस्टम की एक्जी बन जाएगी, सही है। तो उसके लिए हमारे पास होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है, नजर आ रहा है ना, उस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें और आप पहले देख लें, सही है। प्रॉपर्टीज में जाएं, जी रिकॉर्डिंग हो रही है। जब हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हमारे पास वहां पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, जिसमें से ये ऑप्शन सिर्फ विजुअल स्टूडियो 2022 में आएंगे, सही है। अब अर्लियर वर्जन में जाएंगे तो फिर आपको सेपरेट ये एक्जी उसकी डाउनलोड करनी पड़ती है, न्यूकिट पैकेज से एक्स्ट्रा मॉड्यूल आपको डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन 2022 में ये आपको बिल्ट इन साथ ही आता है, जस्ट आप क्लिक करेंगे आप ये एक्जी पब्लिश हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो हमारे पास एप्लीकेशन है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ, तो ये एप्लीकेशन का नेम है, जो इसकी असेंबली बनेगी उसका नाम भी यही होगा, ठीक है। इसका नेम स्पेस से मराज है, इस पूरे प्रोजेक्ट का नेम भी यही है। अब टारगेट नेट फ्रेमवर्क हमें हमारी जो हमने एप्लीकेशन बनाई है, जो टारगेट फ्रेमवर्क इस फ्रेमवर्क के मुताबिक बनाई है। अगर इसको मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो और डिफरेंट फ्रेमवर्क भी हैं। अभी लेटेस्ट फ्रेमवर्क जो है 4.8 आ रहा है, अभी हमने 4.7.2 पे काम किया है। तो अगर इस एक्जी को आप प्रीवियस वर्जन पे लेके जाएंगे तो आप किसी भी वर्जन के साथ इसको बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभार जो हमारी विंडोज होती हैं उनका भी होता है कि उन विंडोज में कुछ, अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको विंडोज 7 पे रन करेंगे, हो सकता है वहाँ पे डॉट ये फोन 4.72 मसला क्रिएट करे, फिर आप उसको लाइब्रेरी एक्स्ट्रा डाउनलोड खुद करनी पड़ेंगी मैनुअली, सही है। और ये आउटपुट क्या है जी, विंडो एप्लीकेशन है। अब इस तरह हमारे पास कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी होती है और लाइब्रेरी भी होती है। तो ये हमारे पास विंडो बेस्ड लाइब्रेरी होती है कि आपने एक सी शार्प में एक लाइब्रेरी बना लिया, वो एज अ दूसरी एप्लीकेशन एज अ रिसोर्स से यूज करेंगे।
सही, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बिल्ड में कुछ ऑप्शंस हैं कि ये जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, अब एक ये चीज़ है कि इसकी ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या नहीं है? क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अब अगर आप विंडो के ऊपर भी देखें तो हमारे पास दो तरह के आगे प्लेटफॉर्म होते हैं, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारी एक्जी बने वो दोनों में से किसी भी चल जाए। ये रिस्ट्रिक्शन हो कि भाई 32 बिट के हिसाब से हमने एक्जी बनाई है, वो 64 बिट पे नहीं चलेगी, या 64 बिट की बनाई है वो 32 पे नहीं चलेगी। तो हमने इसको टारगेट जो है हमारे पास टारगेट प्लेटफॉर्म ने एनी कर दिया, एनी पीसी। तो वो दोनों तरह के जो भी हमारे पास हार्डवेयर या उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा उसके मुताबिक उस पर रन होगा। सही है, लेकिन हमने प्रेफर कर दिया 32 बिट्स। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ चीजें सिलेक्टेड होती हैं। जी हाँ, अब हमारे पास जितने भी कोड्स होते हैं ना, अब इसमें एक चीज जो बेसिकली हमने जो हर लैंग्वेज में आप इस तरह का कोड लिख सकते हैं जो किसी दूसरे को हार्म करे, किसी दूसरे के पीसी की आइडेंटिटी को हार्म करे, किसी दूसरी चीज़ों को गेट करे। तो अब जब आप कोड पब्लिश करते हैं ना, तो आपको एक माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेट लेना होता है, सर्टिफिकेट से। तो उसमें ये चीज़ भी होती है कि आपका जो कोड है जब पब्लिश होगा तो आप उसने उनसे सर्टिफिकेट लेंगे तो आपका कोड वेरीफाई होगा। उनका ऐसा सर्टिफिकेट है, खुद ऑटोमेटिकली वेरीफाई करता है कि आपके कोड में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मिलिशियस हो। वो चीज़ एक रिस्ट्रिक्शन है कि ये हमारी जो एप्लीकेशन है ये अनसेफ कोड को अलाउ करेगी या नहीं करेगी, तो हम नॉर्मली। लेकिन अभी हमने वो अगर हम टेस्टिंग वाला काम करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सर्टिफिकेट कैसे हम परचेज करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, एक अलग टॉपिक है, वो अलग एक जो है ना वो चीज़ है कि आपने एक एप्लीकेशन बनाई है और उसको वेरीफाइड किया है कि भाई मेरा जो कोड है वो वेरीफाइबल है और मैं इसको ऑनलाइन पब्लिश कर सकता हूँ। जब इसको आप ऑनलाइन पब्लिक के लिए अवेलेबल करते हैं ना, तो पब्लिक क्या देखती है? सबसे पहले देखती है कि भाई इसका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है कि नहीं है। आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, अभी हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, अभी हमारी एप्लीकेशन के पास सर्टिफिकेट नहीं है कि आया कि ये एप्लीकेशन प्रॉपर हमने जो लिखी है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक लिखी है, जो हमारे पास जो हमने चीज़ें यूज़ की हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं, या इसमें जो हमने कोड किया वो किसी की आइडेंटिटी को या किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। अब उसके बाद जब हम सर्टिफिकेट लेते हैं ना, और सर्टिफिकेट जब हम इसके साथ अटैच करते हैं, उसके बाद जब हम एक्जी बनाते हैं, तो जब एक्जी इंस्टॉल होगी तो उस पर लिखा होगा ये वेरीफाइड पब्लिशर है। ठीक है, और वो फिर आपको वार्निंग का कभी भी मैसेज नहीं आएगा। लेकिन अभी जब हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो हमें एक वार्निंग का मैसेज इंस्टॉलेशन से पहले आएगा कि भाई ये एक्जी वेरीफाइड नहीं है। वेरीफाइड के लिए फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अगर आप उनकी एप्लीकेशन मतलब डेफिनेटली उसी को सी शार्प को वही होल्ड कर रहे हैं तो उनसे फिर हमें उनका सर्टिफिकेट लेना होता है। ठीक है, एनीवे पब्लिश वाले टूल्स पे, तो हम पब्लिश वाले पे आते हैं। पब्लिश हमारा वही एक्जी क्रिएट करना है, इसका ये नाम इनका पब्लिश है। यहाँ पे हमें सबसे पहले आउटपुट फोल्डर का वो एड्रेस पास करना होगा जिससे हम चाहते हैं कि ये पब्लिश हो। ठीक है, पब्लिश के दो तरीके भी हो सकते हैं। अब हो सकता है कि आप एक्जी लोगों को यूएसबी में दें, या आप चाहते हैं कि आपका यूआरएल हो ऑनलाइन, वहाँ से क्या हो आपकी एक्जी इंस्टॉल हो ऑटोमेटिकली। अब ये फर्स्ट टाइम ये सपोर्टेड है 2022 वर्जन में। अगर आपके पास ऑनलाइन एक सर्वर स्टोरेज है यहाँ पे, आप चाहते हैं वहाँ से ये डाउनलोड हो, अब ये गूगल ड्राइव से डाउनलोड नहीं होगा, स्पेसिफिक सर्वर होगा उससे होगा। तो वो आप देंगे तो वो एक्जी जो है फिर वहाँ से आपकी डाउनलोड भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो आया कि वो किस मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है या ऑफलाइन है। तो नॉर्मली जो हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है। ठीक है, अब उससे पहले हमारे पास अब ये पब्लिश की रिवीजन हिस्ट्री है। रिवीजन स्टूडियो ऑटोमेटिकली रिवीजन हिस्ट्री मेंटेन करेगा, और जब एक्जी इसकी बनेगी ऑटोमेटिकली उसकी रिवीजन हिस्ट्री मेंटेन होगी। नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो डेवलपर होता है उसको खुद मेंटेन करनी होती है। अब जितनी बार मैं पब्लिश करूंगा ना, वो ऑटोमेटिकली उसकी रिवीजन हिस्ट्री क्या करेगा, रिवीजन कितनी हुई और मेजर्स कितने हुए वो खुद हमारे पास बिल्ड कितने हुए। एक पब्लिश किया ना, उसका एक वर्जन आ गया, अब उसके अंदर आपने रिवीजन कितनी की है, चेंजेस करके उसको वापस बिल्ड कितना किया है। ठीक है, अच्छा उससे पहले कुछ और चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे ना, उसमें इस सेक्शन में देनी होगी एप्लीकेशन की फाइल्स, कि ये एक्जी जब इंस्टॉल होगी तो इसके साथ और कौन कौन सी फाइल अटैच होंगी। उसकी प्री एग्जीक्यूटिव क्या है? प्री एग्जीक्यूटिव का मतलब यह है कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने से पहले सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें पहले होनी चाहिए। हम चाहेंगे कि जो .NET 4.72 है ना फ्रेमवर्क,
वो एग्जी इंस्टॉल करने से पहले वो सिस्टम में मौजूद होना चाहिए, तभी तुम्हारी एग्जी चलेगी। या हम चाह रहे हैं कि क्रिस्टल रिपोर्ट जो है हमारी एग्जी इंस्टॉल होने से पहले क्रिस्टल रिपोर्ट इस सिस्टम में होनी चाहिए, और फिर हम उसका लिंक भी देंगे, वो उससे ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। इससे मराज है कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो इससे पहले इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। नहीं, एप्लीकेशन खुद डाउनलोड करेगी उन्हें। पहले एप्लीकेशन फाइल पे जाते हैं। एप्लीकेशन फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हमारे पास ये ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट की होंगी ना, वो खुद हमें बता देगा कि ये ऑटो होंगी और ये डाउनलोड रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, इनका ऑटोमेटिकली हैश भी, अब हमारे पास जब एग्जी बनती है नॉर्मल, जब हम एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे ना, तो आपकी एग्जी जब बनाएगा ना, वो एग्जी से ऑटोमेटिकली आप कोड ओपन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप एग्जी बनाएंगे उसका साथ हैश बनेगा, वो इजीली डिक्रिप्ट नहीं हो सकती। बात समझ रहे ना? नॉर्मली होती है कि जब आप एक चीज़ एग्जी बनाते हैं, एग्जी को अगर आप ओपन करेंगे ना तो आपको बैकएंड पे कोड मिल जाता है, और जब एक पर्सन आपका कोड पढ़ ले तो वो आपकी तरह का सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकता है, आपकी लॉजिक पढ़ सकता है, आपकी बैकएंड पे आपने क्या चीज़ चेक लगाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा फ्लेक्स है, फ्लेक्स के ऊपर अब एक आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी जो ओपन है हम देख सकते हैं। बात समझ, आप इंस्पेक्ट में जाएं और जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में इफ एल्स कंडीशन चेंज करें तो आपको वो वाली आउटपुट मिल जाएगी। बात समझ है ना? इसमें वो है कि आपके पास वह साथ हैश क्या होता है उसका इंक्लूड होता है। हमारी चीज़ हैश की फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होकर एग्जी बनती है। इजी नहीं होता वापस डिक्रिप्ट करना। ठीक है, तो ये हमारे पास वो एप्लीकेशन फाइल है, ये बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो है वो सिस्टम में जो लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट की होंगी वो ऑटोमेटिकली इसके साथ एप्लीकेशन फाइल का मतलब जब एग्जी बनेगी तो ये फाइल उसका पार्ट होंगी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देंगे, वो सारी टूल्स देंगे या जो चीज़ें हम चाह रहे हैं इससे पहले क्या हूँ ऑटोमेटिक डाउनलोड। और फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट किया डॉटनेट फ्रेमवर्क 7.4.72। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑप्शन क्या सिलेक्ट किया, डाउनलोड फ्रॉम द कंपोनेंट बंडल वेबसाइट। अब माइक्रोसॉफ्ट जो एक्जी है ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली जो भी हमने टूल सेलेक्ट किया उसकी बाय डिफॉल्ट वेबसाइट से खुद ऑटोमेटिकली जाएगा, खुद डाउनलोड करेगा। अब आपने सर्वर जब डाउनलोड किया था आपने देखा था कि सर्वर ऑटोमेटिकली खुद वेबसाइट से डाउनलोड हो रहा है, आपने इसको नहीं किया कि इस वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करो, वो आप इंस्टॉलेशन के दौरान बता देते हैं कि ये चीज़ आपने डाउनलोड करनी है। अब जब ये एजी इंस्टॉल होगी किसी भी सिस्टम पे तो खुद ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट के उस सिस्टम से खुद ऑटोमेटिकली ये वो क्या करेगा, डाउनलोड करेगा। ठीक है, और उसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि आपने स्पेसिफिक जो है डाउनलोड जहां पे हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है वहीं से डाउनलोड करें। अब कभी कभार ये कह सकते हैं आप क्या आप इंटरनेट से डाउनलोड ना करें, एग्जी के साथ आप सॉफ्टवेयर रखते हैं वहीं से वो खुद ऑटोमेटिक पिक कर ले। या फिर आप स्पेसिफिक लोकेशन देना चाहते हैं कि इसकी जितनी पेज लोकेशन है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन से डाउनलोड हो, वो भी आप दे सकते हैं। अब ये इन्होंने फर्स्ट टाइम ये चीज़ ऐड किया। अब एक आप एक वर्जन बनाएंगे आप, उसके बाद अपडेट करेंगे तो क्लाइंट की एप्लीकेशन कैसे अपडेट होगी, माइंडसेट। अब जब आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, आपने फॉर एग्जांपल आपने इजी पैसा की एप्लीकेशन डाउनलोड की है तो कुछ महीने बाद उनकी अपडेट्स आएगी, ऑटोमेटिक अपडेट आती है ना वहाँ पे, फिर आप ऑटोमेटिक अपडेट करते हैं। अब वो चीज़ डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कैसे होगी, एक तो तरीका ये कि आप क्लाइंट को दोबारा किसी यूएसबी में जाके भेजो या उसको सेंड करो, उसको भाई पुराने वाला इंस्टॉल करो, नए वाला इंस्टॉल कर दो। एक तो ये तरीका है, लेकिन वो ठीक नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आपने एप्लीकेशन खुद ऑटोमेटिकली चेक करे अपने आप को कि भाई इसकी कोई अपडेट्स नहीं, जब भी आप ओपन करें वो अपने आप को चेक करें। तो वो चेक का आपने यूआरएल जो है ना, जब हमने स्टार्ट में कहा था इसको अगर आपने स्पेसिफिक जगह पे आपने बताना होगा कि ये चेक करे अपने आप को कि ये कहाँ से अपडेट होगी, तो वो चीज़ यहाँ पे कि एप्लीकेशन शुड चेक फॉर अपडेट्स। ठीक है, और इसमें दो ऑप्शंस हैं कि वो कहाँ पे चेक करे, आफ्टर द एप्लीकेशन स्टार्ट, बिफोर द एप्लीकेशन स्टार्ट। एप्लीकेशन स्टार्ट होने से पहले चेक करें, जब एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे वो मैसेज चेक करें कि भाई इसकी कोई अपडेट्स तो नहीं आई हुई, या एप्लीकेशन ओपन हो जाए उसके बाद चेक हो। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं। चेक हमारे पास यहाँ पे जो है ना लोकेशन फॉर, अब ये इसमें हमारे पास उसका यूआरएल भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक फोल्डर की लोकेशन भी हो सकती है, एक ऑनलाइन आपके पास सर्वर की लोकेशन भी हो सकती है। ठीक है, आपने एक सर्वर परचेज किया हुआ है, उस पर आप अपलोड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे भी आप अपडेट्स देंगे ना, वो क्या करेगा इस वर्जन को और उसके वर्जन को आपस में कंपेयर करेगा। अगर उसका वर्जन हायर है तो फौरन अपडेट का क्या देगा, अपडेट करो। जब अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली वो चीजें उसकी डाउनलोड हो जाएंगी, पुरानी वाली ओवरराइड हो जाएंगी। गूगल ड्राइव का लिंक नहीं आता, मैंने ट्राई किया था वो सर्वर सर्वर एक्चुअली गूगल ड्राइव ना वो फैसिलिटी नहीं। अब देखें चेक
एवरी टाइम एप्लीकेशन रन, या सिर्फ एक स्पेसिफिक जो है एवरी 7 डेज 1 डेज, हर डे के बाद चेक करें, या जब आप एप्लीकेशन ओपन करें तब चेक करें, वो चीज़ भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। आप अपना सिस्टम का पाथ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप चाह रहे हैं कि सिस्टम में आप एक्जी अपलोड कर दें, वहां पर रखते हैं आप, और आपकी दूसरी एक्जी ऑटोमेटिकली अपडेट्स आपको कह दें, सही। आप प्रेस कर भी सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं कुछ इसमें। हाँ, अपडेट हो जाएगा। हाँ, अपडेट के बाद अगर वो अपना जो फोल्डर जब अपडेट होता हुआ है हम्म, वो वहाँ पे रखने देंगे तो लाइन को वो रखे भी तो कुछ भी नहीं, वहां से तो उसमें क्या होगी, कुछ भी नहीं होगा, हैश होगा, सिर्फ कुछ भी नहीं होगा उसमें। मैं भी दिखाऊंगा आपको, इसकी जब एग्जी बनेगी ना, मैं सारी फाइल दिखाऊंगा आपको। अच्छा जी, अब जब आपके पास एक एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, तो उसमें आपके पास पब्लिशर का नेम आता है, स्टूडेंट नेम आता है, प्रोडक्ट नेम आता है, सपोर्टर यूआरएल, एरर नेम। कि फॉर एग्जांपल अगर इस एग्जी में आपके सॉफ्टवेयर में कोई एरर आता है, तो आप इसको कहीं पे लिंक करना चाहते नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना, आप अपनी एक प्रोडक्ट आपने बनाई है, आपको पता है क्लाइंट को इंस्टॉलेशन के दौरान ये इशू आ सकते हैं, या यूज के दौरान ये इशू आ सकते हैं, तो यहाँ पे अपना वो यूआरएल अपनी वेबसाइट का दे दें, इसको ये इशू है, या आपने यूट्यूब की वीडियो आपने दी हो, ट्यूटोरियल टाइप दी हो कि इसको यूज कैसे करना है, तो ताकि वहाँ पे जा सके। या सपोर्टिंग यूआरएल, वो भी वो क्लाइंट को आप शो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिफॉल्ट लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो आप सेट कर सकते हैं, उस पर सपोर्टेड होंगी, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि ये पब्लिश जो है एक स्पेसिफिक चाहते हैं वेबसाइट पे जाके हो, वेब पेज पे हो, तो उसका आपको यूआरएल देना होगा अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे हो, सही है। या फिर आप चाहते हैं कि सीडी इंस्टॉलेशन में करनी है, या फिर आप चाहते हैं फाइल अपलोड हुआ वेब सर्वर, तो टोटली आपके पास डिपेंड करता है कि आप अपनी डिप्लॉयमेंट कहाँ पे चाहते हैं, ये एक्जी कहाँ पे बने, आप किस सर्वर पे पड़े, सीडी में ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, वो एक्जी वहाँ पे जो इसके साथ ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन हो जाए, जब आप सीडी लगाएं तो वो सिस्टम में इंस्टॉलेशन हो जाए किसी भी सिस्टम में, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हैं, ब्लॉक एप्लीकेशन फ्रॉम द बीइंग एक्टिवेटेड बाय यूआरएल। आप भी चाहते हैं कि आपके पास जो ये एक्जी है ये किसी और यूआरएल से एक्टिवेट ना की जा सके, वो चीज आप ब्लॉक कर सकते हैं जी। मैं आपकी बात नहीं समझा। मैं मतलब ये है कि आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी इसके लिए, जस्ट इजी है, ये एक्स्ट्रा आप चीजें मैं बता रहा हूँ। नाम भी आपका क्या होगा, सिर्फ पब्लिश वाला बटन आपने प्रेस करना होगा, एक दफा कर लिया और पब्लिश कर दिया, बस वो चीज पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आपको डेस्कटॉप में आए, आप वेब एप्लीकेशन के भी पब्लिश करेंगे, उसमें भी चीजें आपको माइंड में रखनी होगी। आप एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसको जब पब्लिश करेंगे ये चीजें वहां पे भी आपको माइंड में रखनी होगी। भाई जो आप पब्लिश कर रहे हैं, आप लोकल एग्जी कर रहे हैं, सर्वर में कर रहे हैं, वो अपडेट कैसे होगी, उसकी लोकेशन कहाँ पे होगी, अब वो जब होगी उसमें क्या चीजें आपने अलाउ करनी है, क्या चीजें आपने ब्लॉक करनी है, ये कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे ना आप, उसमें आपको ये चीजें आएंगी, आपको ये चीजें आपको देखनी होगी, सही है। अच्छा, और जब ये एप्लीकेशन बने, इसका ऑटोमेटिक डेस्कटॉप स्ट्रक्चर बने ना बने, एग्जीक्यूट डिप्लॉयमेंट प्रोवाइडर यूआरएल, तो उसने यूआरएल प्रोवाइड किया हुआ एग्जीक्यूट हो या ना हो, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर हमारे पास फाइनल आता है, एक होता है पब्लिश नाउ, एक होता है पब्लिश विजर्ड। अगर आप पब्लिश नाउ करेंगे तो पब्लिश हो जाएगी, अगर इसके थ्रू हम करेंगे तो हमारे पास पूरी स्टेप्स आएंगे कि आपने पहले क्या करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं तो वही चीजें हमारे पास वहां पे रिपीट होंगी। सबसे पहले हमारे से पूछ रहा है कि लोकेशन बताएं कि किस लोकेशन में आप इसको क्या चाहते हैं। आप लोकेशन हमारे पास दो तरह की हो सकती है, डिस्क का पाथ भी हो सकता है, इसी सिस्टम पे आप चाहते हैं कि ये डिप्लॉय हो, या कि फाइल शेयर पे हो, या एफटीडी सर्वर के ऊपर हो, ठीक है। कोई भी आप पाथ दे सकते हैं, सही है। और इसके बाद ये भी है कि आप चाहते हैं कि आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर सर्वर के अंदर पब्लिश हो। अज़ूर सर्वर क्या होता है, विंडो टाइप का आपको एक सर्वर मिल जाएगा ऑनलाइन, होगी वो भी विंडो ही होगी, एक विंडो सर्वर होगा, आपकी एक्जी वहां पे पब्लिश हो जाएगी, वहां से फिर आपके सारे क्लाइंट्स को क्या होगी, उसको एक्सेस होगी। तो मैं इसको भैया पाथ दे देता हूँ, मैं थोड़ा देख लेता हूँ इस फोल्डर में ऑलरेडी कुछ चीज़ पड़ी हुई थी, नहीं है। टेबल वाले में रखते हैं, सही है, आउटपुट नाम के तो फोल्डर है ही नहीं है। ओके, तो मैंने टेबल के अंदर जो मेरे पास ये पाथ है, मैं चाह रहा हूँ मेरा एक्जी वहां पे पब्लिश हो, ठीक है। नेक्स्ट करूंगा मैं। अच्छा, अब जो है हाउ वेल यूजर इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन,
यूजर इस एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करेगा? फ्रॉम अ वेब, कोई पाथ होगी, फाइल शेयरिंग का कोई टूल होगा, या फिर फ्रॉम सीडी या डीवीडी, मतलब यूएसबी से करेगा। तो अभी तो हमारे पास किसी ऐसी वेबसाइट का नहीं है जहाँ पे हम अपलोड कर सकेंगे, सर्वर का नहीं है, और किसी कोई फाइल शेयरिंग की कोई चीज़ भी नहीं है। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, लोकली हमारे पास यहीं पे बन जाए, ठीक है। और यूजर भी कैसे करेगा, लोकल से ही इंस्टॉल करेगा। अगर हम चाहें कि यूजर किसी ऑनलाइन वेबसाइट से इंस्टॉल करेगा तो उसका हम यूआरएल दे देंगे, और यूआरएल फिर यूजर से शेयर कर देंगे, यूजर ऑटोमेटिक इसको क्या कर लेगा, वहां से इंस्टॉल कर लेगा। जी, इसका मतलब ये कि आप कोई फाइल शेयरिंग टूल यूज कर रहे हैं, आप कोई भी टूल यूज करें फाइल शेयरिंग, उसका आप लिंक देंगे, आप पाथ देंगे, सही है। आप चाह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन विल चेक अपडेट्स फॉर फ्रॉम फॉलोइंग लोकेशन, आप चाह रहे हैं कि इस लोकेशन से एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली काउंटिन्यूसली अपडेट्स चेक करें। अपडेट्स आती है तो फिर ऑटोमेटिक क्लाइंट को बताइए अपडेट्स आ गई, उसको इंस्टॉलेशन करें। जैसे फॉर जब आपके पास अपडेट्स आती है तो एप्लीकेशन चलती नहीं है जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है, वो चीज़ है। तो फिर ये हमारे पास सारी चीज़ें बताती है कि भाई आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे पब्लिश होगी और अपडेट्स यहाँ पे होगी, सही है। और दिस वाली एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड ऑन क्लाइंट मशीन, और एक शॉर्टकट जो है आपके स्टार्ट मेन्यू में और डेस्कटॉप पे आपके पास आ जाएगा। जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे ना, ऑटोमेटिकली एक उसका शॉर्टकट जो है डेस्कटॉप पे भी आ जाएगा, और स्टार्ट वाला जो मेन्यू है आपका वहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अभी आ जाए टाइप तो फिर पब्लिश करते हैं, इसको बताते हैं आपको कैसे पब्लिश होती है। मैंने ट्राई नहीं किया, आप ट्राई कर सकते हैं, सही है। आपको फोल्डर देना है और ये पाथ देना, उस पाथ में जाके एक्सी बन जाएगी। हाँ, इसके और है ये फास्ट। और मजे की बात हूँ, ये जब इंस्टॉल होगी ना, इसका कोडिंग वाला फोल्डर आप नहीं देख सकते वो कहाँ पे इंस्टॉल हुई है, नहीं मिलता आपको, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बैकग्राउंड में हम देख लें, अभी जो हम publish, ठीक है जी, उसके ऊपर दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। एनीवे, जब इसको मैं पब्लिश करूंगा, यहाँ से फिनिश करूंगा, और ये जब रेडी होगी तो ये स्क्रीन हमारे पास, ठीक है, ये पब्लिश हो रही है अभी। चेक कर लूँ कि वो कंपाइल कर रही है हमारे, पब्लिश सक्सेसफुल, ठीक है जी। अभी मैं क्या जाता हूँ, अब उसने फोल्डर भी ऑटोमेटिकली ओपन कर दिया, जिस फोल्डर में ये ओपन हुई है। ये जो ये तो जो 3 फोल्डर ना, ये ऑलरेडी इसके अंदर पड़े हुए थे, ठीक है। एप्लीकेशन के जो है वो सिर्फ ये 3-4 फाइलें होती हैं, वो 3 फोल्डर ऑलरेडी पड़े हुए थे, ये फाइलें आपके पास बनेगी। अब ये इसका सेटअप है, ठीक है, और ये भी उसी की, क्या कह सकते हैं आप, ये बैकएंड पे एप्लीकेशन है, उसकी बैकएंड पे आप बगैर इंस्टॉलेशन भी आप इसको रन कर सकते हैं। आप चाह रहे कि इंस्टॉलेशन ना हो, बगैर इंस्टॉलेशन के ये चीज़ रन हो, जी आइकन चेंज कर सकते हैं आप। आइकन की वहाँ पे चीज़ें हैं, वो मेरी थोड़ी मुझसे मिस हो गई है, मैं आपको बताऊंगा आइकन कैसे देते हैं आप इसको। नहीं 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 नहीं, हर फॉर्म में नहीं, पूरी एप्लीकेशन में आइकन दे सकते हैं आप, मैं जगह बताऊंगा आपको। अब देखें, अब ये जो हम सेटअप इंस्टॉलेशन करेंगे, ये सेटअप देखें कितने केबी का है, 5-6 केबी का इसकी आपके पास एक्सी आ गई। अब इसको कहीं पे भी आप किसी को देंगे ना, इंस्टॉलेशन कर देगा वो। लेकिन अगर हम इसकी एप्लीकेशन फाइल देखना चाहें कि भाई इसने इसमें क्या किया, तो इसने इसका जो एप्लीकेशन फाइल बनाई है, तो उसने क्या किया, इसको वर्जन का नाम दिया, ये रिवीजन 5 है, वर्जन 1 है, ठीक है। हम मैन्युअली भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपने इसको जो एप्लीकेशन फाइल थी उन सबको उसने क्या किया, इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और फालतू पर इसको हम ओपन करते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर वही है, लेकिन जो आपके पास एक्चुअल जो आपके पास लॉजिक है ना, मैं आपको बताता हूँ, सुने 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 यार, क्या हो गया, समझ आइए। .cs फाइल खोले ना,
वो आपको इसमें आएंगी, नजर ही नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। मॉडल में जो मॉडल में उसने पता क्या किया, सिर्फ वो मॉडल को उसने, जो आपकी डेटाबेस का जो नेम है ना, सिर्फ उसका वो उसने रखा हुआ है, ठीक है। और ये भी उसकी वो वाली फाइल नहीं है, बैकएंड वाली फाइल है। एक्चुअली वो बताएगा ये एंटिटी फ्रेमवर्क, ये चीजें वो चीजें हैं, लेकिन इसमें हमारे पास वो चीज नहीं आएगी, इसमें चेंजेस। अभी इसमें दो है, एक है आप एक्जी जो इंस्टॉलेशन बनी हुई है ना एक्जी, अगर इसमें चेंज करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि आप इसी की बेस पे आपके पास से कोड है कि वो एक्चुअली इस फाइल के ऊपर डिपेंड करके रन करेगा, तो उसमें चेंज करेंगे तो फिर उसमें ऑटोमेटिक चेंज होंगी। सर अगर एक को हम रन कर दें, अभी रन करोगे ना हाँ हाँ, तो वो बनेगी। आइकॉन, नो सर, हाँ वो फाइल बनेगी एक जगह पे पड़ी होगी, जी जी, उसमें सारे फाइल होंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ। पर स्ट्रिंग भी नहीं है, उसने कुछ डेटाबेस की कुछ चीजें उन्होंने रखी हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ, पर स्ट्रिंग नहीं होती उसमें। अच्छा है ना, उसने पता क्या किया है, उसने जिस तरीके से हैशिंग की है ना, उसकी कुछ चीजें उसने डिफाइन की हुई हैं। अगर आप ये ओपन हो, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास उसने जस्ट एंटिटी फ्रेमवर्क की कुछ चीजें यहाँ पे अपने एप्लीकेशन पर जो स्टार्टअप के लिए रिक्वायरमेंट होंगी वो उसमें रखी हुई हैं, कि हमारे पास इनपुट फाइल किया है, इसका एससीडी मॉडल है, ठीक है। और हमारे पास एक्चुअली डेटाबेस का नेम नहीं है, डेटाबेस के यूजर ने पासवर्ड, उसमें कोई चीज भी नहीं है। वो उसने अपनी हिसाब से उसने एक चीज बनाई हुई है, वो उसको जस्ट उसकी कोडिंग शो हो रही है। और इसमें कोई हैश के कीवर्ड्स भी आने के, आई थिंक उसको हेल्प के लिए, कि जो हमारे पास जो एक्जी बन रही है उस हिसाब से बन रही है, ठीक है। वो उसने ऑटोमेटिक जो असेंबली बनाई है ना, वो इसके अंदर है। हम उसका कोड इसमें रन टाइम पे नहीं दे सकते, कोड नहीं दे सकते हम, सही है, हम इसका कोड नहीं दे सकते, उसने खुद ऑटोमेटिकली इसकी असेंबली ऐसी हैश के साथ बनाई है। और दूसरी जो हमारे पास ये वाली फाइल्स हैं, इनका भी उसने हैश बनाया, क्यों, हमने प्री रिक्विजिट में देखा था कि भाई इनका भी क्या बनाएगा, हैश बनाएगा। अब जब हैश बनाया तो हम उसको रीड नहीं कर सकते, हैश के लिए फिर आपको जो पैटर्न चाहिए जिस तरीके से हैश बनाया, तो वो तो ऑटोमेटिकली बैकएंड पर खुद यूज हो रहा है, तो ना भी हमें उस चीज का हमें एक्सप्लेन नहीं होगा। लेकिन यही काम अगर हम इनोसेटा कंपाइलर से हमने एक्जी बनाते हैं तो आप हर चीज रीड कर सकते थे, इवन के डेटाबेस कनेक्शन, डेटाबेस का नाम क्या, क्यूरी क्या लगाई है आपने, वो सिक्योर नहीं है, ये चीज आपके पास ठीक है सिक्योर है, तो आप इसी को आप यूज करें तो ये बेटर है। आप कोई भी, अब जब आप किसी भी एप्लीकेशन पे आप काम कर रहे होगे ना, जब उसको आप पब्लिश करेंगे, आप मजे की बात बताऊं, आपका जो व्हाट्सएप है, जब हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट में उस सेमेस्टर में पढ़ रहा था, हमने क्या किया था, व्हाट्सएप को दोबारा रीबिल्ड किया था, उसकी बैकएंड रिकॉर्डिंग ओपन हो गई थी। अब जब एंड्रॉइड में एप्लीकेशन आते हैं ना, अब एप्लीकेशन कोई भी हो, उसकी बैकएंड रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ओपन, इनकी क्लासेस भी ओपन हो जाती हैं उसकी। तो आप पे डिपेंड करता है कि जब एप्लीकेशन पब्लिश करें तो भाई उसका प्रॉपर हैश बना के इसको पब्लिश करें, या फिर आप ऐसे ही पब्लिश करेंगे तो बैकएंड रिकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिक ओपन हो जाती है, आपकी क्यूरी नजर आ रही होती है, आपकी डाटा से कनेक्शन नजर आ रहे होते हैं, जो चीजें उन्हें लाजिल गई होती है वो नजर आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, अभी हम जाते हैं स्टेबल के अंदर, ठीक है। इसमें देखेंगे ये हमारे पास सेटअप वाला, अब अगर इसको मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ, ठीक है, अब ये मुझसे एक वार्निंग मांगेगा जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, वार्निंग नजर आई है, पब्लिशर इज नॉट कैन नॉट बी वेरीफाइड, कि इस कोड का जो लिखने वाला है जिसने इसको पब्लिश किया वो वेरीफाइड नहीं है। अब ये अलर्ट हमेशा आएगा जब तक आप कोई सर्टिफिकेट परचेज नहीं करते। सर्टिफिकेट परचेज करने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट को अकाउंट बना के उनसे सर्टिफिकेट परचेज करना होगा, तब आप वो सर्टिफिकेट का फिर आप उसको इस सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करोगे। उसके बाद जब एक्जी बनेगी तो आपको इंस्टॉलेशन के दौरान ये आपको इशू नहीं आएगा। ये देखिए नीचे वार्निंग भी दे रहा है, वाइल एप्लीकेशन कैन बी यूजफुल they can potentially harm your computer if you do not trust the source, don't install this software, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो भाई इंस्टॉलेशन ना करो, अगर आपको ट्रस्ट है तो फिर इंस्टॉलेशन करो। अब ये मैसेज इसलिए आ रहा है कि अब हमने
सी शार्प में कोड किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ डाल दी है कि भाई जो चीज़ सी शार्प में बन के पब्लिश होगी, अगर वो हमसे वेरीफाइड नहीं है तो हम वार्निंग बताएंगे भाई अपनी जिम्मेदारी भी इसको इंस्टॉलेशन करो, बाद में फिर हमें ब्लेम नहीं करना भाई आपकी लैंग्वेज आपके टूल ने हमें ये क्या किया नहीं नुकसान किया। यानी हमें अभी पता है, ठीक है। अभी इसको हम इंस्टॉलेशन करते हैं, तो ये क्या कह रही है देखें, वही इंस्टॉलेशन कहाँ से हो रही है, फोल्डर से जिस फोल्डर में हमारा ये पड़ी हुई है, ठीक है। हाँ बाकी फाइल नाम फिर भी काम करेगी, सेटअप वाली सेटअप है एग्जी। हाँ अगर आप दूसरी उससे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको एप्लीकेशन फाइल चाहिए होंगी, दो इसके बाद एग्जी बनती है ना। हाँ इस सिस्टम में ऑलरेडी चीज़ें पड़ी हुई है ना। अगर आप इसको मैं किसी ऐसे सिस्टम में इंस्टॉलेशन कर दो जिसमें डॉट का वर्जन नहीं, तो वो पहले डाउनलोड करेगा उसे, कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी वो चीज़ डाउनलोड होगी, आपने कहा था जब ये इंस्टॉलेशन होगी इसका शॉर्टकट स्टार्ट मेन्यू में आ जाएगा और डेस्कटॉप पे भी आ जाएगा, ठीक है। डेस्कटॉप पे चेक करते हैं क्या आ गया। हो गया ना, हो गया। अब उसने एग्जी बना ली है, और अभी मसला ये है कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ना, अब उस एप्लीकेशन में मैं एक्चुअली ये पेज ओपन किया हुआ ना, उस वजह से इस पे जा रहा है, बस उसी प्रोग्राम डॉट सी एस में कौन सा फॉर्म ओपन था, ये वाला फॉर्म ओपन था, आपको स्टार्ट में वो फॉर्म नजर आएगा। तो जब आपने एग्जी बनानी होगी तो आपने हमेशा उसको लॉगिन पेज पे रखना है, कि जब एग्जी बने, जब पहली बार एप्लीकेशन ओपन हो तो हमेशा उसको क्या है, लॉगिन पेज है। अब मेरे पास लॉगिन पेज नहीं है, मैंने दूसरा पेज रखा हुआ तो उसके हिसाब से एग्जी बन गई है, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास क्या कर रहा है। अब अगर इसकी अगर हम देखने लोकेशन देखना चाहें तो हम सिंपली देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये एप्लीकेशन है हमारे पास, इस पर राइट क्लिक करें और मोर में ओपन फाइल लोकेशन, ठीक है। जब आप लोकेशन पे जाएंगे तो आपको सिंपली वहां पे क्या मिलेगा, इसका एक शॉर्टकट मिलेगा, और यहाँ पे कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। और अगर आप जाके देखना भी चाहें क्या है कि ये चीज कहाँ पे इंस्टॉलेशन हुई है, तो इसका कोई भी आपको फोल्डर नहीं मिलेगा, नहीं में मुझे तो नहीं मिला, अगर आपका नहीं, यहाँ पे एक्चुअली जो आपकी फाइल इंस्टॉलेशन होती है ना, वो किस किस में फोल्डर में होते हैं, प्रोग्राम वाले फोल्डर में, ठीक है। जी जी, अब इन्होंने क्या किया हुआ है कि इसकी जो एग्जी बन रही है ना, ये वाली जो एग्जी है इसकी, वो ऑटोमेटिकली इसके साथ जी उन्होंने सेटअप वाली फाइल है, अब वो आपको सेपरेट कहीं भी आप उसको नहीं दे सकते, इस तरह उन्होंने लिंक किया हुआ है, इतनी कोई एडवांस चीज उन्होंने बैकएंड में यूज की हुई है। डायरेक्ट नहीं होगा, आपको ये सेटअप चाहिए होगा, सिर्फ सेटअप। अगर कहते हैं सेटअप से नहीं, इससे रन करें, इसके लिए फिर आपको ये फाइल चाहिए होंगी, ठीक है। अब ये ना, ये बगैर इंस्टॉलेशन ये यहीं से ओपन हो जाएगा, ये पहले क्या करेगा, फाइलों के साथ मुताबिक अपने आप को सिंक करेगा और ओपन हो जाएगा, ठीक है, रन हो जाएगा। इसमें आप दो चीजें ये बनाया था कि एक तो आप बगैर इंस्टॉलेशन के एप्लीकेशन कहीं भी सिस्टम रन कर सकें, तो आपको फिर ये तीन चीजें चाहिए होंगी इसकी। और अगर आप चाहते हैं इन तीनों चीजों की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको एग्जी शेयर करें तो इंस्टॉलेशन हो जाए, सिर्फ आपको सेटअप चाहिए होगा, बाकी फाइलें साथ नहीं चाहिए होंगी। नहीं उसको नहीं कर सकते ऑलरेडी। अच्छा, अगर इसका आइकन देना हो तो कैसे देते हैं, ऑप्शन आ रहा है ना, जी आपके पास आइकन वो आपने मिस कर लिया था। यहाँ पे फाइल में मैं इसको एक आइकन दे देता हूँ, जो आइकन देंगे पूरी एप्लीकेशन पे वही आइकन रहेगा। मेरे पास एक आइकन है जो नाम ली, अब इसका भी एक ना साइज होता है आइकन का,
उस साइज का आइकन देंगे जो बेसिकली जो आपके टास्क बार पे शो हो सके। उस बेसिक साइज का आइकन देंगे तो एप्लीकेशन में नजर आएगा, अदरवाइज वो नजर नहीं आता। जब आपका आइकन का साइज बड़ा होगा ना तो फिर आपको नजर नहीं आएगा टास्क बार में। ठीक है।